क्लियर कर लेती हूँ। प्रभाकर, एक तो डेटा को लेकर सवाल उठ रहा है, दूसरा मैंने इलेक्शन को लेकर भी आपसे सवाल पूछा था कि आज जो फैसला आएगा, राजीव भी बता रहे हैं कि इसका आप कैसे देख रहे हैं, कितना असर पड़ने वाला है? विपनेश, 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये संविधान संशोधन किया गया था, ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान किया गया था। जो फायदा होना था, जो फसल कटनी थी, वो कट चुकी है। अब उसका असर नहीं होगा, क्योंकि अब जो करने वाला है, अगर सुप्रीम कोर्ट उसे अपहोल्ड करता है तो भी कोई असर नहीं पड़ेगा। चुनावी मसले पर बात करता हूं तो, और अगर सुप्रीम कोर्ट उसे स्ट्राइक डाउन करता है, सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक ठहराता है, तो भी इसका बहुत असर नहीं पड़ने वाला है चुनाव के नजरिए से देखा जाए तो। लेकिन वहीं पर सामाजिक स्तर पर, सियासी स्तर पर इसका बहुत बड़ा असर होगा, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट इसे स्टेक डाउन कर देता है तो इस पर खूब तेज सियासत होगी, इसकी पर्याप्त संभावना है। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर अपहोल्ड कर दिया तो फिर एक बार नई बहस शुरू होगी, क्योंकि ये 10% आरक्षण की जो व्यवस्था है वो उस 50% में से दिया गया है जिसे अनारक्षित कहा गया। हालांकि सरकार का तर्क है कि उसके प्रभाव को कम करने के लिए सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। लेकिन विपनेश, कुल मिलाकर यही कि जो भी करना है, देश की सबसे बड़ी अदालत को करना है और उसी को देखना है कि जो संविधान संशोधन है वो क्या संविधान के मूलभूत ढांचे के कहीं खिलाफ तो नहीं है। अगर खिलाफ हुआ तो सुप्रीम कोर्ट उस संशोधन को खारिज कर देगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है जो सरकार कह रही है तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट उसे अपहोल्ड कर देगा। कुछ ही देर में बस फैसला आना है विपनेश। अभी मैं जाऊंगा कोर्ट के अंदर फैसला सुनने के लिए, ताकि मैं अपने दर्शकों को बता सकूं। बिल्कुल प्रभाकर मिश्रा, जैसे कि पिछली बार भी आपने सबसे पहले खबर को ब्रेक किया था, हमें इंतजार है, आप जाइए। डीके दुबे जी, संविधान विशेषज्ञ, भी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक भारती भी, जो दलित चिंतक है, मैं उनका रुख करूं। उससे पहले राजीव, चारू प्रज्ञा जी आपकी बात को एक तरफा बता रही थी, आपने सुना होगा, और थोड़ी सी आपत्ति गुरदीप जी को भी थी आपकी बात पर। राजीव, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन संविधान विशेषज्ञ का मैं रुख कर लेती हूं। डीके दुबे जी, हमने 3 सवाल इसमें उठाए हैं आज। पहला ये, क्या आर्थिक आरक्षण के लिए किया गया संविधान संशोधन संविधान के खिलाफ है? दूसरा, SC/ST को ईडब्ल्यूएस आरक्षण से बाहर रखना संविधान के खिलाफ है? तीसरा, राज्य सरकारों को ईडब्ल्यूएस कोटा तय करने का अधिकार देना संविधान के खिलाफ है? सर, तीनों पे चाहूंगी आंसर, जवाब आपका। पहली बात, संविधान के खिलाफ क्या है ये संविधान स्वयं बताता है। जब संविधान में संशोधन कर दिया और संविधान में प्रावधान आ गया तो ये बड़ा कठिन सवाल पैदा होता है कि संविधान के खिलाफ क्या है, क्योंकि संविधान ही अगर संशोधित करके उसको आगे बढ़ा रहा है। तो अब सवाल पैदा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल नेक्सस का, कि क्या लेजिस्लेटिव नेक्सस सही हुआ है या नहीं हुआ है। उसके लिए हमको जाना पड़ता है कि संविधान का मूल ढांचा क्या है, जैसा कि केशवानंद भारती ने कहा। अब सवाल यहां पर यह भी आता है कि पहला संविधान संशोधन जो आया था नेहरू जी के समय पर, उससे पहले चंपाकम दुराई राजन का एक जजमेंट आया था। सबसे पहला जजमेंट आया जब तमिलनाडु में रिजर्वेशन दिया गया आर्टिकल 15। उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट पर जाना पड़ता है, उसमें आर्टिकल 9 और आर्टिकल 10 है। जो आज के आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 है वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट के आर्टिकल 9 और 10 है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था आर्टिकल 15 के मामले में कि जो रिजर्वेशन दिया गया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया चंपाकम दुराई राजन के जजमेंट में। उसके बाद संविधान संशोधन किया गया। संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया। अब आर्टिकल 15(4) फिर चैलेंज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आर्टिकल 15(4) भले ही बाद में जोड़ा गया हो, लेकिन वो सही है, और चूंकि संविधान में लिखा हुआ है, संविधान में संशोधन कर दिया गया है और सही तरीके से संशोधन किया गया, इसलिए वो वैलिड है। तो सवाल यहां पर पैदा होता है कि संविधान बनाते समय आर्टिकल 15(4) क्यों नहीं बना था, मतलब आर्टिकल 19(4) क्यों नहीं था। तो आर्टिकल 9 और आर्टिकल 10 की डिबेट अपने को देखनी पड़ती है, जहां पर यह पूरा सिस्टम लिखा हुआ है। तो मैं जहां तक मानता हूं कि बाद के ये डेवलपमेंट हैं। अब सवाल यहां पर पैदा होगा मंडल कमीशन केस पर। मंडल कमीशन केस का जो जजमेंट आया, उस जजमेंट के विषय में बहुत सारे प्रश्न ये उठते हैं कि मंडल कमीशन का जजमेंट आ गया, 50% की कैप लगा दी उसने। बात बिल्कुल ठीक है कि 50% की कैप लगा दी गई है, लेकिन संविधान में संशोधन जब भी होता है तो संविधान संशोधन के बाद पुराने जजमेंट को फिर से रिव्यू किया जाता है। तो इस बार जो फिर से बैठे हैं
मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी है, वो पुराने जजमेंट को फिर से रिव्यू करेगी और फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि आर्टिकल 9 पर डिबेट जाएगी, आर्टिकल 10 पर डिबेट जाएगी, जो मेरे को जहां तक याद है नवंबर 1948 की डिबेट है, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपनी बात पूरी कही है और शेड्यूल्ड कास्ट वहां पर शब्द आर्टिकल 10 में जोड़ा गया था। ये कहा गया था कि कोई कास्ट नहीं होनी चाहिए, उसमें एक कमीशन होना चाहिए जो कमीशन बताएगा कि कौन से सेक्शंस जो हैं जो सोशली बैकवर्ड हैं उनका रिप्रेजेंटेशन हो, उसका एक कमीशन, और कमीशन एक शेड्यूल बनाएगा। उस शेड्यूल में कास्टें आती जाती रहती हैं। आपको ये बड़ी महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि कभी भी जो शेड्यूल्ड कास्ट है वो फिक्स नहीं है। शेड्यूल कास्ट कुछ जातियां आती हैं, कुछ जातियां जाती हैं। वो जो कमीशन है, कमीशन लगातार उस पर अपना सर्वे करता रहता है, रिपोर्टें लाता रहता है और रिपोर्टों के आधार पर कास्टें अंदर बाहर होती रहती हैं। इसलिए उस शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चंस खड़े होंगे, जहां तक मैं समझ पाता हूं। अब जहां तक आप कहते हैं कि ये सही है गलत है, सही और गलत तो देखिए बोथ साइड के जजमेंट हैं, जैसे हमारे पास सही गलत के बोथ साइड के जजमेंट हैं, इसलिए और चूंकि संविधान संशोधन पर भी इसी तरह के जजमेंट हैं, इसलिए अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जिस तरह की बहस हुई होगी दोनों पार्टियों की तरफ से और जो डेटा दिया गया होगा उसके आधार पर डिसाइड होने वाला है। उसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं कहा जाता कि फिक्सली नहीं ये ही होगा, क्योंकि जो प्रेजेंट सिनेरियो है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेबल है, आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट के प्रावधान, डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा है कि सबसे अच्छा प्रावधान और जो जान है कॉन्स्टिट्यूशन की वो 368 है, क्योंकि कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को फिक्स नहीं किया जा सकता। देश की परिस्थितियां, देश के अंदर का माहौल और देश में रिप्रेजेंटेशन या देश कहां जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए अमेंडमेंट होने ही चाहिए। इसलिए संविधान को फिक्स नहीं रखा गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से रखा गया। अब वो अमेंडमेंट के आधार इस समय क्या है? यही कारण है कि कभी कभी कोई जजमेंट 1951 में आया, बाद में वो 67 में बदल गया, 67 में आया तो वो 73 में बदल गया, क्योंकि जैसे जैसे परिस्थितियां चेंज होती हैं वैसे वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ उसकी वैलिडिटी भी तय होती है कि भाई ये आज की परिस्थिति में वैलिड है कि नहीं है। नहीं, तो मुझे लगता आपकी है कि नजर में ये आपकी नजर में जो अमेंडमेंट किया गया है, संशोधन किया गया है, मैं आपकी नजर में अदालत के फैसले से पहले जानना चाह रही हूं, क्या ये सही है या गलत है? देखिए, जब आर्टिकल 15(3), 15(4) उस 15(4) जोड़ दिया गया था संविधान बनने के बाद, पहले संविधान संशोधन से, और उसकी वैलिडिटी तय हो गई थी और यह कहा गया था कि बिल्कुल ठीक बात है, ये चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिया गया इसलिए वैलिड है। तो मुझे जहां तक लगता है कि जो रिप्रेजेंटेशन इस समय होना चाहिए वैसा अगर नहीं है तो फिर वो वैलिड है। दूसरी बात, गुरदीप जी जो कह रहे थे अभी नागराज के जजमेंट में, मैं हालांकि कोई टिप्पणी जनरली करता नहीं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की बात आई, नागराज के जजमेंट में जो डेटा की आवश्यकता बताई गई वो इन प्रमोशन की बात कही गई है कि इनसाइड ऑफ प्रमोशन, यानी कि एक बार हम घुस गए तो उसके बाद प्रमोशन में रिजर्वेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, वो एंट्री लेवल पर नहीं, जहां तक मैं जान रहा हूं एंट्री लेवल पर बात नहीं करता, वो प्रमोशन की बात करता है कि उसके लिए डेटा की जरूरत पड़ती है। एंट्री लेवल के लिए तो कमीशन बैठा हुआ है और कमीशन की, जैसा इन्होंने खुद ही कहा कि कमीशन कांग्रेस ने बिठाया था और कमीशन की रिपोर्ट आई थी, वो कमीशन की रिपोर्ट सफिशिएंट होती है जिसके आधार पर वो डिसाइड कर लेते हैं। और फिर पार्लियामेंट तो है, मैं आती हूं, गुरदीप जी आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, लेकिन काफी देर से मेरे साथ अशोक भारती जी भी मौजूद हैं। अशोक जी, आपकी चिंता क्या है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। हमारी कोई चिंता नहीं है, हम बिल्कुल निश्चिंत हैं, क्योंकि मेरे को ये समझ में आता है कि आज जो संविधान पीठ है उसके सामने जो सवाल है, मैं दुबे जी की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था और जिस बात का उन्होंने जिक्र नहीं किया वो उनको जरूर जिक्र करना चाहिए, क्योंकि संविधान विशेषज्ञ हैं, क्योंकि संविधान पीठ के सामने अमेंडमेंट ही है जिसके ऊपर उसको चर्चा करनी, जिस पर उसको फैसला लेना है, क्योंकि उस संविधान संशोधन पर ही सवाल खड़े हैं और जब तक सुप्रीम कोर्ट उस संविधान संशोधन को क्लियर नहीं कर देता तब तक वो डिबेट का विषय है, विवाद का विषय है और तब तक वो मान्य नहीं है। इसीलिए मैंने सवाल आपसे पूछा कि आपकी चिंता क्या है, आपने कहा कोई चिंता नहीं है, लेकिन सवाल है जी। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूं कि सवाल ये जो ईडब्ल्यूएस में है, सवाल सिद्धांतों का है। सिद्धांत क्या है कि सवाल यह है कि प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार पर जो आरक्षण का पूरा मुद्दा है वो प्रतिनिधित्व का सवाल है। अब अगर प्रतिनिधित्व का सवाल है तो क्या सवर्ण समुदाय को सेवाओं में, शिक्षा में,
सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थितियों में क्या उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? हमारे पास जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि केंद्रीय सरकार की सेवाओं में 65% के आसपास जो केंद्रीय सेवाओं में जो प्रतिनिधित्व है वो सवर्ण समुदाय का है, जबकि जिनको 50% आरक्षण है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, उनका रिप्रेजेंटेशन 35% से कम है। तो एक तो ये कि सेवाओं में, वही शिक्षा का मसला है। तो हमें ये समझना है कि सवाल इसमें ईडब्ल्यू गरीबी का सवाल आया। अब हमको ये सवाल ये भी है, इनकम टैक्स आदमी जो 8 लाख रुपए या जिसके पास गांव में 5 एकड़ जमीन है, अगर इन लोगों को अगर हम गरीब मान लेंगे तो पूरा देश ही गरीब हो जाएगा, क्योंकि इस देश में 60% लोग ऐसे हैं जिनके पास जो है, जो सीमांत लोग हैं, जिनके पास जमीनें बहुत कम है या जमीनें नहीं है। तो मुझे लगता है कि सवाल इस बात का है कि अगर सरकार की जिम्मेदारी ये है कि सरकार किस बात के लिए काम कर रही है। सरकार तो सभी गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए काम कर रही है ना। क्या आरक्षण गरीबी दूर करने का मसला है? क्या आरक्षण से गरीबी दूर हो सकती है? मेरे हिसाब से आरक्षण से गरीबी दूर नहीं होती है। इसलिए ये सवाल प्रतिनिधित्व का है, तो सरकार को ये समझना चाहिए। और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल जरूर है कि क्या प्रतिनिधित्व के सवाल पर सरकार ने समाज का कमजोर तबका है, फाइनेंशियली रूप से पिछड़ा हुआ है, उसके लिए अगर इस तरीके से अमेंडमेंट हो रहे हैं तो गलत है क्या? चलिए, आवाज उन तक पहुंची नहीं है। चारू जी, मैं आपसे जवाब लूंगी। जी आपने जी आपसे ही पूछा। मेरा मानना ये है कि ये जो अमेंडमेंट है, प्रतिनिधित्व के आधार पर अगर हम देखेंगे तो ये अमेंडमेंट गैर जरूरी था और संविधान के साथ छेड़छाड़ करता है। ठीक है, मैं इस पर चारू प्रज्ञा जी से जवाब लेती हूँ। 1 मिनट आ रही हूँ, जल्दी से रिएक्शन लूंगी। राजीव, जब आप बात कर रहे थे तो चारू जी भी आपको ध्यान से सुन रही थी, गुरदीप जी भी। तो चारू जी ने आपकी बात को एक तरफा बताया, उनको लगा कि आप एक तरफा बात कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, वो अपनी बात रखने का सबको हक है। मैंने अपनी बात रखी, उन्होंने अपनी रखी, इसमें कोई मुझे ऐतराज नहीं है। मूल बात यह है विपनेश की आर्थिक आधार पर जब आरक्षण की सीमा तय की गई, जब आरक्षण लागू किया गया, तो इसके पक्ष में जितने दमदार तर्क है, इसके विपक्ष में भी उतने ही दमदार तर्क है। अब इसीलिए ये मामला कोर्ट गया। अगर सहमति पूरे तौर पर रहती देश में तो नहीं जाता ये मामला कोर्ट में। अब कोर्ट ही फैसला करेगी, क्योंकि हमारी शासन व्यवस्था ऐसी है कि अगर किसी पार्टी को बहुमत मिल गया और कोई पार्टी को जनता का बहुत अपार समर्थन मिल गया तो संविधान की मूल आत्मा के साथ छेड़छाड़ कर दे या उसमें संशोधन कर दे। इसलिए ये व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाई थी कि अगर संविधान संशोधन हो भी जाए तो न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो संवैधानिक पीठ का गठन करके उसका रिव्यू करे और उस पर फैसला दे। और इसीलिए कोर्ट का जो फैसला आएगा वो देश को मान्य होगा। कोर्ट ही इस पर फैसला करेगी कि ये सही है कि गलत है। हम उसके अलग अलग पहलुओं की चर्चा कर सकते हैं। हम ये चर्चा कर सकते हैं कि कोई आदमी अगर गरीब सवर्ण के घर कोई बच्चा पैदा हो गया तो ये उसका गुनाह है क्या कि वो गरीब सवर्ण के घर पैदा हो गया। और उससे कई सवर्णों की स्थिति आप जानती है समाज में, जिनकी SC, ST, OBC या जिनको भी रिजर्वेशन मिल रहा है, उनसे बहुत खराब स्थिति में बहुत सवर्ण भी रह रहे हैं। क्या उनको आरक्षण देने का अगर प्रावधान किया जाए तो क्या गलत है? आखिर में जब हमारे संविधान निर्माताओं ने आरक्षण की बात की थी तो वो 10-10 साल की ही तो की थी। उसकी समीक्षा करने की बात की थी कि 10 साल बाद आप समीक्षा करें समाज का वो तबका आगे आया कि नहीं आया। समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। आपने देखा था मंडल आयोग की जब रिपोर्ट जारी हुई थी, पिछड़ों को आरक्षण दिया गया 27% का। बाद में पाया गया कि कुछ पिछड़े परिवार जो है वो क्रीमी लेयर में जा रहे हैं, तो उसमें संशोधन किया गया, एक क्रीमी लेयर बनाया गया, उसके क्रीमी लेयर की शर्तें रखी गई। इसी तरह से जब ये महसूस हुआ कि आर्थिक आधार पर कुछ परिवार जो गरीब है, जिनको दिक्कत है, जिनके अपलिफ्टमेंट के लिए उनके सरकारी सहायता या आरक्षण की जरूरत है, तो ये मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और RSS, ये उनकी विचारधारा से मेल खाती चीज थी जो उन्होंने 2019 के चुनाव से पहले लागू किया। इसको चैलेंज किया गया है। संविधान पीठ आज ये फैसला करेगी। साउथ के बहुत राज्यों से याचिकाएं आई हैं जो ये कहते हैं कि संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ है, जबकि केंद्र सरकार ने, जैसा प्रभाकर ने बताया, केंद्र सरकार ने
अपनी तरफ से कहा है कि मूल आत्मा के खिलाफ नहीं है, पुराने आरक्षण पे कोई छेड़छाड़ नहीं है। हम उसके पहलुओं की चर्चा करते हैं, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। बिल्कुल, वैधानिकता पर ही फैसला आना है। चारू जी आप बोलिए पहले। अशोक भारती जी भी जुड़े हुए हैं, गुरदीप जी जुड़े हुए हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि अमेंडमेंट ही गलत है। आपके ऑब्जर्वेशंस के लिए बहुत धन्यवाद राजीव जी, क्योंकि मैं यही 2 पॉइंट उठाने वाली थी। पहली बात तो क्रीमी लेयर की है, और जिस तरीके से हमारे देश में जो पिछड़े लोग हैं, एक उनका एनालिसिस होता है, वो एक इवॉल्विंग प्रोसेस है, हर कुछ सालों में ये होना बहुत जरूरी है। और क्रीमी लेयर को अगर एक बार आप एक कम्युनिटी को एक जस्टिफाइबल प्लेटफॉर्म तक ले आए हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अटेंशन सरकार का फिर उन लोगों पे शिफ्ट हो जाए जिन्हें आर्थिक न्याय की आज की तारीख में जरूरत है। देखिए, मैं 2 चीजें यहाँ पर दोहराना चाहूंगी। पहली बात तो जब हम आर्थिक न्याय की बात करते हैं, अगर किसी परिवार को जनरेशन आफ्टर जनरेशन बेनिफिट्स मिलते आ रहे हों रिजर्वेशन के, तो ये उनके लिए और देश के लिए अच्छा है कि वो बेनिफिट्स ना ले और उन तक जाने दे जिन्हें सच में जरूरत है। जैसे आज हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी की बात कर रहे हैं, अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं पर उनके परिवार के पास वो मीन्स नहीं है, तो इस रिजर्वेशन की वजह से वो आगे आ पाएंगे। दूसरी चीज मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक वापस से बोले हैं कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ टेक्निकलिटीज डिस्कस करेंगी, रिजर्वेशन एंड रिजर्वेशन की टेक्निकलिटीज डिस्कस करेंगी, कॉन्स्टिट्यूशन की 50% की जो सीलिंग लिमिट अब तक मानी जाती थी उसको वापस डिस्कस किया जाएगा। लेकिन विपनेश, मैं याद दिलाना चाहूंगी कि 50% की जो सीलिंग लिमिट पहले डिसाइड करी गई थी, उसको बहुत सारे राज्यों ने पहले से ही तोड़ रखा है। हरियाणा, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मैं इतने सारे प्रदेशों को गिन सकती हूँ जिन्होंने अपने खुद की रिजर्वेशंस की एक नया सिस्टम बनाकर अपने स्टेट्स में लागू किया गया है। तो ये अच्छा होगा कि सुप्रीम कोर्ट होलिस्टिकली 360 डिग्रीज में रिजर्वेशन को एग्जामिन करें और इससे लेजिस्लेचर की भी सहायता होगी। गुरदीप सप्पल जी, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए सर। हाँ, जल्दी से। देखिए, सबसे पहले तो ये पूरा तर्क ये गरीबों के लिए गलत है। मोदी सरकार के अपने नेशनल पीरियोडिक लेबर सर्वे 2019-20 का कहना है कि 90% लोगों की जो मासिक इनकम स्लैब आता है, जो वेज स्लैब है, वो 25,000 रुपए महीने से कम है, यानी साल का 3 लाख रुपया। तो 90% 3 लाख से नीचे हैं, और आपने रिजर्वेशन दिया है 8 लाख तक वालों को, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देश का 96-97% आप कवर कर रहे हैं। तो ये बड़ा अजीब सा तर्क है कि गरीबों के लिए है। दूसरी बात जो अभी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।